हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनशी नैनहाओ को आगे लेकर जाती है और जियांग वहाँ पर होती है। नैनहाओ जियांग के पास जाकर उसे थैंक यू शाओनिंग कहता है। ये सुनकर जियांग शॉक हो जाती है और उसके पहले वाले रूप को भी दिखाया जाता है और जियांग को यहाँ पर समझ में भी आता है कि नैनहाओ ये बात पहले से ही जानता था। नैनहाओ जियांग के बारे में उसी दिन से जानता था जिस दिन वो जियांग को ही देखे जा रहा था। जियांग यहाँ पर सोचती है कि नैनहाओ को मेरे बारे में बहुत समय पहले से ही पता चल गया है। इतने में ही जियांग यहाँ से इनविजिबल हो जाती है और वो व्हाइट चेरी ट्री की तरफ आती है और अपनी पूरी एनर्जी से उसे रिचार्ज करने लगती है। जियांग की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रही थी, फिर भी वो नैनहाओ के लिए उसे रिचार्ज किए जाती है। दूसरी तरफ नैनहाओ धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा था और यहाँ जियांग नैनहाओ शादी से पहले डिसअपियर ना हो पाए इसलिए वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देती है। यहाँ नैनहाओ जिनशी को रिंग पहना देता है। दूसरी तरफ जियांग ने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खो दी थी। नैनहाओ भी डिसअपियर हो रहा था और वो बेहोश हो जाती है, नीचे गिर जाती है। यहीं पर जियांग के बेहोश होते ही नैनहाओ भी यहाँ पर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। जिनशी रिंग पहनाने ही वाली होती है, नैनहाओ डिसअपियर हो जाता है, जिनशी भी यहाँ पर रोती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर ली आकर जियांग को देखते हैं और हमें एशियन टाइम का स्टोरी बताया जाता है जहाँ पर जियांग यानी ली शाओनिंग एक मिस्टीरियस एशियन स्टेट की क्वीन होती है। ली शाओनिंग और ली चूचांग बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं। दोनों ने बचपन से ही बुक रीडिंग करना, फाइट करना एक साथ ही सीखा है और बचपन से ही वो दोनों बहुत क्लोज थे। लेकिन एक दिन ली शाओनिंग एक्सीडेंटली एक स्पेशल वुमेन को बचाती है। वो और कोई नहीं बल्कि रियल नैनहाओ होती है। नैनहाओ कोई मामूली इंसान नहीं होती बल्कि वो विस्काउंट लोगों की हाई इमोर्टल होती है। दिन ली शाओनिंग ने नैनहाओ को मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनाकर बैटल के लिए भेज दिया था। ली शाओनिंग ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नैनहाओ वो बैटल जीत कर आएगी। एक दिन वो ये बात भी सुन लेती है कि नैनहाओ और ली चूचांग दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक साथ रहने का डिसाइड कर लिया था। यहाँ ली शाओनिंग का दिल टूट जाता है। यहाँ ली शाओनिंग सीक्रेटली प्लान करती है कि वो ली चूचान को विस्काउंट कंट्री का गद्दार ठहराएगी। वो लोग ली चूचान को मार देते हैं। यहाँ पर नैनहाओ उसे सेव करती है। यहाँ पर वो नैनहाओ को भी मारने की प्लान करती है। यहाँ नैनहाओ अपनी जान देकर ली चूचान को बचाती है। यहाँ नैनहाओ अपनी जान देते हुए कहती है कि ये इमोर्टलिटी ली चूचान के लिए तो एक गिफ्ट होगा, लेकिन जिसने ली चूचान को मारने की कोशिश की उसके लिए ये कर्स होगा। ली चूचान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड नैनहाओ अब मर चुकी है। उसे सिर्फ नैनहाओ नाम ही याद रहता है और वो खुद को ही नैनहाओ मानने लगता है और तब से ही वो उस पर्सन का वेट करने लगता है जो कभी भी नहीं आएगा। दूसरी तरफ नैनहाओ ने जैसे कहा था कि जिसने ली चूचान को मारा है उसके लिए ये कर्स होगा। ली शाओनिंग भी हजारों सालों से ऐसे ही रह रही थी, साथ ही साथ उसने बहुत अप्स एंड डाउन्स भी एक्सपीरियंस किया है, पर अब वो मरना चाहती थी और वो मरने से पहले आखिरी बार ली चूचान से एक बार मिलना चाहती थी। वो देखती है ली चूचान हजारों सालों से अभी भी उसी एशियंट हाउस में है और वो ऐसे पर्सन का वेट कर रहा है जो कि कभी भी नहीं वापस आएगा। और यहीं पर ली शाओनिंग को अपनी लाइफ का अल्टीमेट मीनिंग मिल जाता है और वो अपनी आइडेंटिटी को ली शाओनिंग से जियांग में बदल देती है और वो एक प्लान बनाती है और उस प्लान का नाम ही होता है गोल्डन हाउस हिडन लव। तब से ही जिनशी और नैनहाओ को मिलाने का प्लान करती है। प्रेजेंट में जियांग का रूप पूरी तरह से बदलकर एक ग्रैंडमा में बदल जाता है। मिस्टर ली कहते हैं कि मैं हमेशा ही आपको ग्रैंडमा करके बुलाता था, पर तब भी आप फिर भी यंग थी। मैं बड़ा हो गया लेकिन आपकी एज वही की वही थी, लेकिन मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप एक दिन सच में ही ग्रैंडमा जैसे दिखोगी। मिस्टर ली को जियांग के ऐसे हालत देखकर बहुत बुरा लगता है उनके लिए। इतने में ही यहाँ जियांग को होश आता है। वो मिस्टर ली से कहती है कि जिनशी पर ध्यान रखो और मेरा जो भी है उसे जिनशी को दे दो और जिनशी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, उसे बहुत बुरा लगेगा। ली कहते हैं कि मैं समझ गया। ये कहकर मिस्टर ली यहाँ से चले जाते हैं। जियांग यहाँ पर बस जिनशी का ही नाम ले रही थी। दूसरी तरफ मिस्टर ली जिनशी से कहते हैं कि जियांग ओल्ड हो रही है। जिनशी कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। मिस्टर ली बताते हैं कि जियांग की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है और उसी वजह से उनके बॉडी फंक्शंस में बदलाव आ गए और वो ओल्ड हो गई है। जिनशी कहती है ये तुम क्या बात कर रहे हो। मिस्टर ली कहते हैं कि बिल्कुल नैनहाओ की जैसे ही जियांग भी डिसअपियर हो जाएगी बहुत जल्दी। वो बताते हैं कि जियांग एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जिनशी कहती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे 10 सालों से जानती हूँ। ली यहाँ पर बताते हैं कि जियांग ने ही ये सब कुछ प्लान किया है और बहुत सालों से। जियांग कोई और नहीं बल्कि ली चूचान की यंगर सिस्टर ली शाओनिंग है। ये सुनकर जिनशी बहुत शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये फेट नहीं था, ये सब कुछ प्लान था, पर मैं ही क्यों। पर मिस्टर ली उसे बताते हैं कि क्योंकि तुम बिल्कुल रियल नैनहाओ की तरह दिखती हो और ली चूचान तुम्हारे ही नाम में वहाँ पर हजारों सालों से एशियंट
हाउस में रह रहा है, लेकिन ग्रैंडमा ने मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताने से मना कर दिया था। उनकी हालत बहुत ही टेरिबल है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे आखिरी बार मिल सको। तुम उनकी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें सब जानने का हक है। ये सुनकर जिनशी की आंखों में आंसू आते हैं और वो जियांग से मिलने के लिए आ जाती है। जियांग से कहती है मैं तुम्हें जियांग बुलाऊं या फिर ली शाओनिंग। जियांग उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है और यहाँ जियांग जिनशी को सॉरी कहती है। कहती है कि मैं हर बार तुमसे झूठ बोल रही थी। कहती है कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो सब कुछ ले सकती हो और मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी। जिनशी जियांग से कहती है मुझे सिर्फ सच जानना है। जियांग कहती है पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। ये कहती है क्या तुमने सिंसियरली कभी भी मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है। जियांग कहती है अगर तुम मुझे ये बात 10 साल पहले पूछती तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, क्योंकि मेरी लाइफ मीनिंगलेस थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या सोचते मेरे बारे में, पर आप पूछो तो मैं तुम पर मेरा अच्छा इंप्रेशन डालना चाहती हूँ मेरे मरने से पहले, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम्हें इकलौती मेरी बेस्ट फ्रेंड हो मेरी लाइफ में। यहाँ इन दोनों को ही अपने सारे अच्छे मोमेंट्स याद आते हैं जो कि इन दोनों ने बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था। निशी जियांग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ऐसे नहीं मर सकती, तुम्हें जीना होगा। ये सुनकर जियांग रोते हुए कहती है कि मुझे माफ करने के लिए तुम्हें थैंक यू, अब मैं बिना किसी गिल्ट के अच्छे से मर सकती हूँ। जिनशी कहती है कि तुम्हें किसने कहा मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हें जीना होगा मेरे लिए। ये सुनते ही इतने में ही जियांग की डेथ हो जाती है। यहाँ पर जियांग के भी मरने की वजह से जिनशी को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा रोती है। और आगे जिनशी जब घर जा रही होती है तो उसे हर जगह नानहाओ दिखाई दे रहा होता है और उतने में ही नानहाओ डिसअपीयर हो जाता है और जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलती है और अंदर आती है सामने भी उसे नानहाओ दिखाई देता है। घर के अंदर आने के बाद भी उसे नानहाओ ही नजर आता है। जैसे ही नानहाओ के पास जाती नानहाओ गायब हो जाता। नानहाओ उसे कहता है कि तुम्हें जीना होगा। जिनशी प्रॉमिस करती है कि मैं जीऊंगी पर तुम्हारे बगैर मैं कैसे करूंगी। जिनशी यहाँ पर अपने रूम में आकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और जैसे ही वो पिलो लेकर रोने लगती है तो पिलो के नीचे उसे कुछ मिलता है। नानहाओ ट्रेडिशनली वे में कुछ नोट्स लिखता है जो कि उनकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में होता है। लेटर्स पढ़ के जिनशी बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद वो चेरी ट्री के पास आती है और रूट्स के ऊपर की मिट्टी निकाल कर उन्हें नीचे दफना देती है और अपना रिंग भी वहाँ पर रख देती है। जिनशी इस घर को भी छोड़ देती है। आगे डिंग भी जियांग की कंपनी में सेक्रेटरी बन जाता है, बट उस मीटिंग में वो अपना इम्पोर्टेंट फाइल लाना भूल जाता है जिसे मिस्टर ली लेकर आते हैं और डिंग उसके लिए मिस्टर ली को थैंक यू भी कहता है। उसके बाद मिस्टर ली और डिंग दोनों ही नानहाओ से मिलने के लिए आते हैं। हर डिंग नानहाओ के लिए बुके लेकर आता है। कहने लगता है कि 5 साल बीत गए पर हम तुम्हें नहीं भूल पाए और ऐसे ही बहुत सारी बातें करने लगता है। 5 सालों में उसने क्या कुछ किया ये सब कुछ बताने लगता है नानहाओ को और कहता है कि प्लीज अब वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे लगता है नानहाओ ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम नानहाओ को जिनशी के बारे में बताओ। डिंग यहाँ पर कहता है कि वो लड़की बहुत बिजी है आजकल, मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। दूसरी तरफ हमें जिनशी को दिखाया जाता है जो कि अपने वेडिंग डिजाइनिंग ड्रेस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और वो फिर से एशियन टाइम से इंस्पायर होकर एक वेडिंग गाउन बनाती है और वो उस वेडिंग ड्रेस के पीछे की एशियन टाइम पीरियड वाली स्टोरी भी बताती है। उस वेडिंग ड्रेस के पीछे की स्टोरी भी लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और जिनशी एशियन पीपल के बारे में भी बताने लगती है और उनके स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में भी। उनमें से एक लेडी पूछती है क्या एशियन पीपल अभी भी इस दुनिया में है, तो जिनशी यहाँ पर कहती है कि मैं भी नहीं। उतने में पीछे से कोई कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स होते हैं। सब लोग पीछे देखने लगते हैं। यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि नानहाओ यहाँ पर वापस आ जाता है। नानहाओ जिनशी के पास आते हुए कहता है कि आप जितना बिलीव करोगे आपको उतना ही यकीन होगा कि एशियन पीपल होते हैं। नानहाओ को देखकर जिनशी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसके हाथ से फाइल भी नीचे गिर जाता है। नानहाओ जिनशी के पास आता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जिनशी नानहाओ को लेकर बाहर आ जाती है और कहने लगती है कि तुम हमेशा की तरह मेरे इल्यूसिनेशन हो, मेरे पीछे मुड़ते ही तुम गायब हो जाओगे। नानहाओ कहता है कि नहीं मैं रियल में आया हूँ जिनशी, तुम एक बार पीछे मुड़कर देख लो। जिनशी पीछे मुड़कर देखती है। नानहाओ फिर भी उसके सामने ही खड़ा होता है। जिनशी नानहाओ के फेस को टच करती है और कहती है मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे और रोते हुए उसे कहने लगती है कि तुम्हें आने में इतना देर क्यों हो गया। यहाँ नानहाओ जिनशी से कहता है कि तुम्हें पता है क्या, मैं वापस तुम्हारी वजह से ही आ पाया हूँ। तुमने जो वेडिंग रिंग एशियन ट्री के रूट्स में रखा था उसकी वजह से उन रूट्स में स्प्राउट्स आने लग गए और वहाँ पर नए सीडिंग्स भी आ गए। ये सुनकर जिनशी कहती है मैं बहुत सालों से वहाँ पर नहीं गई हूँ। नानहाओ कहता है उन रूट से नया ट्री प्लांटेड हो गया है तुम्हारी वजह से और अब वो ट्री स्पिरिचुअल एनर्जी भी सप्लाई कर रहा है। ये सुनकर जिनशी खुश होती है और कहती है कि क्या सच में। कहती है तुम फिर से डिसअपीयर नहीं होगे ना, करेक्ट ना। नानहाओ कहता है मैं बस यहाँ पर 1 साल के लिए ही रुक सकता हूँ, इतना स्पिरिचुअल एनर्जी मैंने कलेक्ट किया है उस हिसाब से। जिनशी कहती है तो फिर तुम फिर वापस कब आओगे। नानहाओ कहता है कि 5 साल बाद। ये सुनकर जिनशी सैड हो जाती है तो नानहाओ कहता है कि मे बी कभी कभी टाइम कम भी हो सकता है, 5 इयर्स की जगह 4 साल 2 महीने भी लग सकते हैं। और नानहाओ
जिनशी को सॉरी कहता है कि मुझे आने में बहुत देर हो गया। जिनशी कहती है कि अब हमारे पास 1 साल है तो क्यों ना हम दोनों डेट पर चले, और जिनशी नानहो को यहाँ से ले जाती है। आगे वो दोनों डेट पर आते हैं। जिनशी नानहो के लिए खाना बनाती है और नानहो को खाने के लिए कहती है। नानहो वो खाना टेस्ट करता है। जिनशी पूछती है कि कैसा बना है। नानहो कहता है कि बहुत टेस्टी बना है। लंच करने के बाद ये दोनों साइकिलिंग के लिए जाते हैं। साइकिलिंग के बाद ये दोनों बहुत सारी बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। एंड उसके बाद ये दोनों घर आते हैं तो इनका रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाने की वजह से इस घर की ही नहीं बल्कि पूरी सिटी की लाइट चली जाती है। अगले दिन सुबह जिनशी नानहो से कहती है कि तुम्हें तो रिचार्ज जियांग किया करती थी। नानहो कहता है कि मैं भी शाओनिंग अकेली नहीं थी जो मुझे रिचार्ज किया करती थी, तुम भी हो। जब हम दोनों रूम में पहली बार मिले थे तुमने ही मुझे रिचार्ज किया और मैं तुम्हारे सामने आ गया, और उस दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया उस दिन रोड पर तुम ही मुझे रिचार्ज कर रही थी। जिनशी कहती है तुम्हारे कहने का मतलब है मैं तुम्हें रिचार्ज कर सकती हूँ। नानहो हाँ कहता है और फिर से ये दोनों किस करने लगते हैं। और यहाँ पर सच में ही जिनशी नानहो को रिचार्ज कर रही थी। दूसरी तरफ डिंग जिनशी को कॉल करता है और कहता है कि मेरा भाई सिर्फ 1 ही साल रहने वाला है। जिनशी डिंग से कहती है अब तुम सेक्रेटरी बन चुकी हो, तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। डिंग कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मेरे ब्रो के लिए टाइम है मेरे पास। एशियंट हाउस पहुँचते ही नानहो को देखकर उसे गले लग जाता है और कहता है कि ब्रो तुम सच में आ गए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मुझे जैसा कहा मैंने सच में बहुत अच्छे से खाया, हार्ड वर्क किया, टाइम अच्छा था या बुरा मैंने कभी गिव अप नहीं किया। ये सुनकर अब जिनशी नानहो को ही देखते हुए कहती है कि क्या तुमने भी इसे यही कहा जो मुझे कहा था। नानहो जिनशी को देखकर कहता है कि नहीं। इतने में ही जिनशी नानहो को पूछती है कि नानहो जैसे तुम वापस आ गए क्या जियांग भी वापस आ सकती है। तो नानहो कहने लगता है कि नहीं, व्हाइट चेरी ट्री की स्पिरिचुअल एनर्जी कम्प्लीटली चली गई है। शाओनिंग ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है और वो मर चुकी है और वो डिसअपियर हो चुकी है। ये सुनकर जिनशी को बहुत बुरा लगता है तो नानहो उसे दिलासा लेता है और हक करता है। डिंग भी यहाँ कहता है कि ली शाओनिंग के अकॉर्डिंग इमॉर्टलिटी उसके लिए कर्स ही रहा है और मे भी उसका इस तरह से चले जाना उसे ऐसा लगा होगा कि शायद उसके जाने के बाद अब उसे वरीड होने की जरूरत नहीं है। नानहो भी कहता है कि शायद, और डिंग जिनशी को चेयर अप करने के लिए कहता है कि अब रूड मत बनो। जिनशी भी कहती है कि ओके। डिंग नानहो से पूछता है कि क्या तुम जिनशी ग्रुप में कम बैक करना चाहोगे या काम करना चाहोगे। नानहो कहता है कि कल से। डिंग कहता है कि इसका मतलब तुम मेरे साथ ही रहोगे हर रोज। जिनशी कहती है कि नानहो ने मुझसे प्रॉमिस किया है वो मेरे साथ वर्ल्ड टूर पर चलेगा। ये सुनकर डिंग कहता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। जिनशी कहती है नहीं। डिंग कहता है तुम बहुत बुरी बन रही हो फिर से। तो जिनशी कहती है क्यों नहीं, नानहो मेरा हस्बैंड है। डिंग कहता है कि ब्रो अगली बार सिर्फ हम दोनों ही चलेंगे। वो कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। यहाँ पर इनका नोकझोंक चलता ही रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चेरी ट्री के स्प्राउट्स निकल गए हैं और वो ब्लूम हो रहा है। यहाँ पर ये व्हाइट चेरी ट्री होता है जो कि ब्लूम हो रहा है। इसका मतलब जियांग वापस आ सकती है। जियांग को तो दिखाया नहीं गया बट यहीं पर हमारा ये ब्यूटीफुल सा गोल्डन हाउस हिडन लव ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।